सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय में इन दिनों टिकट के दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रदेश के कोने कोने से नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंच रहे हैं और हर स्तर पर अपनी बात कह रहे हैं। देहरादून की कैंट सीट पर कई नेताओं ने अपनी दावेदारी जता दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जोगेंद्र पुंडीर ने कहा है कि जब हरवंश कपूर जीवित थे तब तक हमने उनका हमेशा साथ दिया और पार्टी को हमेशा दीनदयाल उपाध्याय की नीति के अनुसार आगे बढ़ाया है। अगर पार्टी उन पर यकीन करती है तो वो सीट जीतकर पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आपको बता दें कि हरवंश कपूर कैंट सीट से विधायक रहे हैं और 6 बार से लगातार जीतते रहे हैं, जिनके जीवित रहते किसी और नेता ने उनके सामने कभी टिकट की दावेदारी नहीं की है। कुछ लोग अभी चुनाव में सबका मन करता है, प्रत्येक कार्यकर्ता की पदाधिकारी की अपेक्षा होती है, आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा सबके अंदर होनी चाहिए। उसी से लगता है कि हाँ पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन जहां तक अपना है कि 480 साल से स्थानीय होने के नाते पीढ़ी दर पीढ़ी हम क्षेत्र की जनता के दुख सुख में परिवार के तरह एक सहयोग करते हैं और जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ जो संघ संगठन ने अब तक जितनी जिम्मेदारी दी, आपने देखा होगा इस कोविड के इस कठिन कार्यकाल में भी किस प्रकार से जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ हम क्षेत्र की जनता के बीच में थे। इसीलिए क्षेत्र की जनता का भी मन है कि जो सुख दुख में अच्छे बुरे में दिन रात हमारे साथ है, तो हमारे बीच का ही कोई स्थानीय व्यक्ति निकल के आएगा, तब इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। जहां तक बात है हरवंश कपूर जी की, वो अपनी फील्ड के एक चैंपियन थे। उनकी जाने के बाद जो एक भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है और क्षेत्र को, उस क्षतिपूर्ति को भरा तो नहीं जा सकता, वो ऐसा एक ब्लैंक स्थान है कि उसको कोई भर नहीं सकता। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसी प्रकार से आम जन के काम के लिए और क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए ईमानदारी से। कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है उत्तराखंड का कि कमल चुनाव पर ही, चिन्ह पर ही चुनाव जीता जा सकता है। इसलिए यहां पर भरमार है और चुनाव के समय इस प्रकार होता ही है। चुनाव के समय आना जाना लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी अपना काडर के भरोसे, अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे जो है चुनाव जीतती है। आयराम गैराम के भरोसे हम चुनाव नहीं लड़ते। हम अपने विकास के दम पर चुनाव लड़ेंगे और उत्तराखंड की जनता ने जो जनादेश हमें पिछले 5 वर्षों में लगातार दिया, चाहे लोकसभा रही हो, चाहे पंचायतों के चुनाव रहे हों, चाहे नगर पालिकाओं के चुनाव रहे हों, वही जनादेश उत्तराखंड की जनता 2022 में भी हमें देने जा रही है, हमारे विकास के काम पर और हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से सहारा समय संवाददाता श्रीनिवास पंत। देखिए श्रीनिवास, अभी तो फिलहाल बीजेपी के कार्यालय में भीड़ लगी हुई है, जमावड़ा लगा हुआ है उन लोगों का जो कि अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं टिकटों को लेकर। क्या कुछ चल रहा है? अगर बात करें यहाँ पर टिकटों की, तो जाहिर है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर उनके काम के अनुसार ही भरोसा करती है। जिसने जैसा काम किया है उसी को वो टिकट देती है। लेकिन जिस तरीके से अभी बात सामने आई, अगर हरवंश कपूर की बात करें हम, तो पिछले काफी समय से विधायक रहे हैं। ना सिर्फ वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं बल्कि उनके समर्थक भी पहुंच गए हैं। क्या कहा जा रहा है, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से जो चुनावी बिसात है वो बीत चुकी है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 21 तारीख का वो दिन होगा जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। उससे पहले उत्तराखंड के राजनीतिक दलों के जो प्रमुख कार्यालय है वहां पर लगातार जमावड़ा उन तमाम कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, दावेदारों का लग रहा है जो अपने अपने क्षेत्र में उम्मीदवार बनना चाहते हैं, दावेदारी करना चाहते हैं, चाहे वो सर्वे के आधार पर आगे आ रहे हैं या पैनल के सामने अपनी बात रख रहे हैं या फिर स्क्रीनिंग कमेटी में अपना नाम भेजने की सिफारिश करा रहे हैं। और यही नहीं, दिल्ली दौड़ भी लगातार हो रही है। तमाम राजनेता दिल्ली दौड़ में जाकर के केंद्रीय आलाकमान से मिलकर के अपने गॉडफादर से अपने सिर पर आशीर्वाद रखते हुए कहीं ना कहीं पार्टी प्रदेश नेतृत्व को, प्रदेश प्रभारी को, प्रदेश चुनाव प्रभारी को फोन भी करवा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले या भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले। तो कमोवेश यह स्थिति देखने को मिलती है। सीट एक है और 10 से 15 दावेदार भारतीय जनता पार्टी में है। महिलाएं अपने 40% टिकट की मांग को कर रही हैं, तो युवा अपने युवा नेतृत्व के दम पर चुनाव लड़ना चाहता है, अनुभवी अपने अनुभव के आधार पर चुनाव लड़ना चाहता है, जनाधार वाला अपने जनाधार को साथ में लेकर चलना चाहता है। और जिन्होंने पार्टी का झंडा और डंडा सालों से लगातार बोगते आए हैं, वो चाहते हैं कि पार्टी अब उनको मौका दे। ये पार्टी को तय करना है कि जिताऊ कैंडिडेट वो कैसे तय करेंगे। आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का बयान सुना होगा। वो कह रहे हैं कमल के फूल से कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से कमल का फूल नहीं है। और विकास के दम पर वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये विकास
2017 में कहां चला गया था, जब कांग्रेस से 2016 में सरकार गिरने के बाद, यानी कांग्रेस को तोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी तमाम विधायकों को अपने में समेट करके ले आई थी और उनको टिकट देकर चुनाव लड़ाया। तो वो विकास के मुद्दे पर अगर चुनाव लड़े होते और विकास के मुद्दे पर चुनाव जीते होते तो शायद कांग्रेस की सरकार होती, क्योंकि वो बीजेपी में आ चुके थे। विकास तो फिर कांग्रेस ने किया होगा, बल्कि उन्होंने अपने जनाधार के दम पर, अपनी मजबूत रणनीति के दम पर बीजेपी की लहर में भी अपने आप को बनाए रखा और अपने दम पर पार्टी को और फायदा पहुंचाया। नतीजा यह है कि सिर्फ विकास के दम पर नहीं, जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर वो थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए हुए इन तमाम नेताओं पर दांव खेला था और वो जीत करके जब आए तो प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई। तो इसलिए सिर्फ विकास की बात नहीं कही जा सकती है ऋतु, लेकिन इतना जरूर है, जिन नेताओं में दम होगा उनकी स्क्रूटनिंग की जा रही है ताकि उनका टिकट न काटा जाए। और सिर्फ जिन नेताओं में दम है उनके साथ एक बड़ी कमजोरी भी साथ में है। वो कमजोरी इस बात को वो बखूबी समझते हैं कि वो जिताऊ कैंडिडेट हैं, और जिताऊ कैंडिडेट में वो अपने पुत्र वधू को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं, बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, सगे संबंधी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, या अपने उत्तराधिकारी को, किसी और को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जहां तक आपने कैंट विधानसभा सीट का सवाल किया था, तो कैंट विधानसभा सीट में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हरवंश कपूर आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी विरासत को संभालने के लिए आज तमाम नेता दावेदारी कर रहे हैं। खुद उनके घर से उनकी पत्नी दावेदारी कर रही हैं, उनके बेटे दावेदारी कर रहे हैं, उनके क्षेत्र के तमाम नेता दावेदारी कर रहे हैं। उनका यह मानना है जब तक हरवंश कपूर थे वो जनता के बीच में थे, भारतीय जनता पार्टी को एक अचूक क्षति हुई है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मगर उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलने का प्रयास सभी नेता करेंगे। इसीलिए सब उम्मीद लगा रहे हैं कि टिकट बटेगा तो शायद उनका नाम उसमें होगा। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे श्रीनिवास यहाँ पे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि देखिए सिर्फ विकास के नाम पर टिकट नहीं मिलता है, जिताऊ कैंडिडेट के नाम पर टिकट मिलता है और जाहिर है, लेकिन देखिए जब हम ये देखते हैं कि लोग दल बदल लेते हैं, कभी कांग्रेस वाले बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में चले जाते हैं, ऐसे में ये भी देखने को मिलता है कि जिस दल से जो कैंडिडेट है दूसरे दल में जाता है उसके लिए भी मुसीबत होती है और जिस दल में पहुंच जाता है उसके लिए भी मुसीबत होती है, क्योंकि उस सीट पर अगर कोई और कैंडिडेट खड़ा है उसके लिए ये टेंशन हो जाती है कि भाई मुझे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वहीं अगर बात करें कि नए कैंडिडेट जब शामिल होते हैं उस पार्टी में तो उसके लिए भी ये होता है कि हमें टिकट मिलेगा, उसी शर्त पर हम आएंगे वरना हम नहीं आएंगे। तो ऐसे में बड़ी माथापच्ची पार्टी के सामने होती है। फिर ऐसे में आखिर क्या सोचकर टिकट आगे बांटे जाते हैं? बिल्कुल ऋतु, देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है राजनीतिक दलों में, जो पार्टी का पूरे 5 साल बाद झंडा और डंडा लेकर चलते हैं, कार्यकर्ताओं को हिट बनाते हैं, प्रधानमंत्री के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, राज्य सरकार के रास्ते पर चलते हैं अगर सत्ता में है, और अगर विपक्ष में है तो प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व का भी मानते हैं, प्रदेश नेतृत्व का दिशा निर्देश भी मानते हैं, अनुपालन करते हैं और संगठन को मजबूत करते हैं। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है कि अचानक से 4.5 साल के बाद चुनाव आता है, यानी 5वें साल में चुनाव आता है, और 5वें साल में जब फहरिस्त बनाई जाती है तो उसमें दल बदल करके दूसरे दलों में जब टिकट नहीं मिलता तो तीसरे दल का दामन थाम लेते हैं और वहां वो बड़े जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को स्थापित कर देते हैं और लिहाजा उनको टिकट मिलता है। और जब उनको टिकट मिल जाता है तो होता क्या है नतीजा, जो कार्यकर्ता वहां पर उम्मीदवारी कर रहा था, दावेदारी कर रहा था, उसका मनोबल टूट जाता है, उसके साथ जुड़े हुए तमाम संगठन के कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं और जिसके लिए कल तक गाली दे रहे थे, जिसका विरोध कर रहे थे, जिसकी मुखालफत कर रहे थे, मन न चाहते हुए भी उसका समर्थन करना पड़ता है, उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। और जब फोटो खिंच रही हो तो इस्माइल सामने से जब बोला जाता है कि इस्माइल प्लीज, तो हंसते हुए फोटो भी खिंचानी पड़ती है। तो यह दुर्भाग्य है इन तमाम राजनेताओं का जो कल तक किसी का विरोध करते थे और आज उसके समर्थन में खड़े हैं। कांग्रेस में भी यही स्थिति है और भाजपा में भी यही स्थिति है। इसको माथापच्ची इसलिए करार दिया जाता है कि संगठन जानता है कि उसको सत्ता येन केन प्रकरण चाहिए और सत्ता में बने रहने के लिए देखिए पहला पायदान होता है केंद्रीय नेतृत्व का, जिनके ऊपर आशीर्वाद हो उनका टिकट कोई नहीं काट सकता। तब चाहे आप उसको युवा ब्रिगेड कह लीजिए, अनुभव के आधार पर कह लीजिए, संघ की पृष्ठभूमि कह लीजिए, यह केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि इतने टिकट हमको देने ही देने हैं। दूसरा, अनुभव के आधार पर अगर आप लगातार 2 बार से सिटिंग विधायक हैं तो आपका नंबर सबसे पहले पायदान पर आएगा, क्योंकि 2 बार से आप जीतते हुए आ रहे हैं। अगर आप मंत्री हैं और आपने अच्छे काम किए हैं, सरकार की योजनाओं को ग्राउंड पर लेकर गए हैं, तो आपका सबसे पहले पायदान पर आपका नंबर होगा। इसके अलावा अगर आप अच्छे वक्ता हैं, संगठन के कार्यक्रम में हैं और भारत सरकार ये संगठन में बड़े दायित्वों का निर्वहन किया है, तो आप भी टिकट के पात्र हो जाते हैं। इससे भी बड़ी बात लास्ट में आती है, जो संगठन
सरकार और सर्वे जो किए जाते हैं अलग अलग मोर्चों पर, उन सर्वे के आधार पर जब पार्टी को लगता है या पार्टी के जो सोच विचारक लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, जो तय करते हैं कि कौन उम्मीदवार होगा या कौन नहीं होगा, सर्वे के आधार पर जब आम जनता उसको जिताती है तो उसको जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर पार्टी टिकट वितरण करती है। और यह बात तय मानकर चलिए कि 15 तारीख के आसपास जैसे कांग्रेस और बीजेपी टिकट का बंटवारा करेगी, फाइनल करेगी, तो नतीजा सबके सामने होगा कि किसके अंदर कितना अनुशासन है, किसके अंदर कितनी बगावत है, कौन बागी बन रहा है, कहां तोड़फोड़ हो रही है और उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पे जानकारी लेंगे आपसे श्रीनिवास। तो लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं हिंदुवादी सोच का व्यक्ति हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं और ना किसी कांग्रेसी के संपर्क में हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे जो बात कहनी थी मैंने अपने नेता और मेरे जाने का सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि बुधवार को खबर फैल रही थी कि विधायक दिलीप रावत बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं और वो कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं और मैं आइडियोलॉजी वाला आदमी हूं और मैं ये स्पष्ट करूं कि मैं घोर हिंदूवादी आदमी हूं। इसलिए एक ही विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी जो उसका संरक्षण करती है मैं उनके साथ हूं। मैं बीजेपी में रहूंगा और पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी उसको मैं निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। और इससे पहले 2 बार मुझे विधायक बनने का मौका पार्टी ने दिया है, मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं और तीसरी बार मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे अवसर देंगे। तो दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि 45 सीटों पर पहले ही सहमति बन गई थी, बाकी 25 सीटों पर भी सहमति बन जाएगी और आला कमान की मंजूरी के बाद जल्द ही नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 16 जनवरी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि दलों में किसी का आना या किसी का जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन नाम घोषित होने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर जो बाकी सीटें हैं, जैसा कि माननीय हरीश रावत जी ने भी कहा था कि 45 सीटें जो हैं वो लगभग फाइनल हैं, तो मेरा ये मानना है कि अब जो मंथन होगा वो 25 सीटों पर होगा। और मेरा ये भी मानना है कि आने वाले 1-2 दिनों में स्थिति बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं अविनाश पांडे जी, वो भी ये कह चुके हैं कि जो लिस्ट है अति शीघ्र आएगी। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की और तमाम लोगों की, हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं की पूरी तैयारी है और ये लिस्ट लगभग फाइनल होने की कगार पर है और मैं समझता हूं कि 2-4 दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो लगातार हमारे साथ संवाददाता श्रीनिवास पंत बने हुए हैं, सीधा रुख करेंगे श्रीनिवास का। श्रीनिवास, बताया जा रहा है कि कांग्रेस जल्दी ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है, कब तक ये सूची जारी कर दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए ऋतु, तमाम राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो हर कोई चाहता है कि अपने दावेदारी के लिए जो टिकट फाइनल हो चुके हैं उसका ऐलान कर दिया जाए, ताकि उनको एक मौका मिले वो अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर सकें। हालांकि जो कोविड का दौर है या कोविड का दंश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो वर्चुअली अपना प्रचार प्रसार कर सके। तो क्योंकि जब तक टिकट किसी का फाइनल नहीं होगा तब तक एक सीट पर अगर 10 दावेदार हैं तो 10 के 10 प्रचार नहीं कर सकते। पार्टी के लिए भी प्रचार उसी के बाद होगा और अपने लिए भी प्रचार उसी के बाद होगा जब नामों का ऐलान हो जाएगा। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस की आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में संपन्न हुई है। उस बैठक में भी उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। तकरीबन 45 टिकट फाइनल किए गए हैं और 25 टिकटों पर अभी एक बार फिर से होमवर्क चल रहा है। हालांकि कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक को भी नियुक्त कर दिया है। मोहन प्रकाश अब उत्तराखंड कांग्रेस के पर्यवेक्षक के तौर पर हैं, जो कोऑर्डिनेशन करेंगे बाकायदा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के साथ और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष के साथ, नेता प्रतिपक्ष के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर के चलेंगे। क्योंकि ये पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी इस बात का संकेत देती है कि जो प्रत्याशियों की सूची जारी होने वाली है, उसके बाद जो बगावत होने वाली है, जो विरोध के स्वर यहां पर उठेंगे, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। क्या हरीश रावत का गुट नाराज होगा या वो संतुलित तौर पर अपना व्यवहार रखेगा, या नेता प्रतिपक्ष के अपने लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, या वो हरीश रावत के फैसले की मुखालफत करेंगे। तो इस तरीके के विरोध के स्वर न उठ सके, पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। आप ये मान के चलिए कि पर्यवेक्षक की नियुक्ति के 48 घंटे के बीच में लिस्ट जारी करने का कांग्रेस का एक पुराना पैटर्न रहा है। तो उस आधार पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस की लिस्ट अगले 48 घंटे में उत्तराखंड के लिए पहली सूची
जारी होने वाली है, जिसमें तकरीबन 40 नाम शामिल होंगे और अगली जो सूची होगी ये उसके 2 दिन बाद कांग्रेस इसको जारी कर सकती है। तो अभी पूरा मंथन लगभग चल रहा है, लेकिन 25 सीटों पर माथापच्ची अभी भी चल रही है। क्या ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे नाम है, देखिए अभी देखा हमने कि कई ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और वहीं अगर उन सीटों की बात करें जो कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि ऑलरेडी उसके पास भी अपने लोग होंगे, अपने कार्यकर्ता होंगे जो कि उस पर दावेदारी पेश कर रहे होंगे। अगर हम बड़े ऐसे कई नामों की बात करें तो क्या चुनाव लड़ने को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी कि जिनका टिकट कटा हो या जिनको टिकट मिलेगा? बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, अगर हम कांग्रेस पर अगर चर्चा करें तो कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी से कैबिनेट मंत्री के तौर पर छोड़ने के बाद अपने बेटे के साथ यशपाल आर्य गए हैं, यानी उनके बेटे भी विधायक हैं, वो खुद विधायक हैं। तो ऐसे में जहां से वो चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है पार्टी का जो कार्यकर्ता 5 साल से इंतजार कर रहा था उस कार्यकर्ता का टिकट कटेगा। खासतौर पर जो महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं सरिता आर्य, वो अगर टिकट चाह रही हैं, पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रही है और उनको लगता है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में दिया और उत्तर प्रदेश में 40% टिकट का वितरण भी पहली सूची में किया है। उसके बाद महिलाओं का मनोबल उत्तराखंड में भी बढ़ा है, इसलिए उत्तराखंड में वो टिकट चाहते हैं। लेकिन जिताऊ कैंडिडेट की जब बात आती है या भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में जाने वाले नेताओं की बात आती है या घर वापसी की बात आती है तो यशपाल आर्य और उनके बेटे को टिकट जरूर मिलेगा, और टिकट मिलेगा तो जाहिर सी बात है सरिता आर्य को अपनी सीट या तो बदलनी पड़ेगी या उनको सीट नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो उनके बगावती स्वर किस प्रकार से रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो पहले भी मुखालफत कर चुकी हैं यशपाल आर्य की। तो ये नाराजगी सवाल है मेरा आपसे, किस प्रकार की रहने वाली है आने वाला सवाल मेरा आपसे। हमने यूपी की पहले लिस्ट में देखा कि महिलाओं की छाप साफ दिखाई दी, जिस तरीके से ऐलान किया गया था 50 सीटें महिलाओं को दी गई हैं। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस की अगर बात करें तो वहां पर भी महिलाओं ने आवाज उठाई कि उन्हें भी टिकट दिया जाए। तो ये जो पहली सूची जारी की जाएगी उत्तराखंड में, क्या अगर बात करें तो ऑफिशियली तो कोई अनाउंसमेंट ऐसी नहीं हुई है, लेकिन महिलाओं को टिकट चाहिए, उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, तो हमें क्या झलक देखने को मिलेगी उत्तराखंड में इस तरह की कोई? बिल्कुल झलक देखने को जरूर मिलेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हो या कांग्रेस की सूची जारी हो। महिलाओं का दायित्व तो उसमें रहेगा, महिलाओं की भागीदारी उसमें रहेगी, लेकिन महिलाओं की भागीदारी ज्यादा नहीं रहने वाली है, ये बात सच है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए श्रीनिवास। उत्तराखंड कांग्रेस का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को सभी पदों से मुक्त करने के हाईकमान के फैसले के बाद कांग्रेस में ना कुछ कहते बन रहा है और ना उगलते कुछ बन रहा है। लेकिन मुख्य प्रवक्ता मधुरा दत्त जोशी ने इतना जरूर कहा है कि जो कुछ हुआ वो दुखद है, जो भी पार्टी लाइन से इधर काम करेगा तो उस पर एक्शन होना ही चाहिए, और कहीं ना कहीं हाईकमान के पास पुख्ता सबूत होंगे तभी इतना बड़ा फैसला लिया गया है। इस मौके पर मधुरा दत्त जोशी ने यह भी कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग की शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और मुख्य सचिव से जवाब भी तलब किया है, लेकिन सिर्फ जवाब तलबी नहीं बल्कि दोषियों को दंडित भी किया जाए। देखिए, हमारी तो उसमें मांग ये थी कि तत्काल चुनाव आयोग जितने भी काम हुए हैं, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है चाहे नियुक्तियां हुई हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त कराए। खैर, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, मुख्य सचिव को कुछ आदेश उन्होंने किए हैं, लेकिन हम अब भी उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग उसमें सकारात्मक कार्रवाई करेगा। और जिस तरीके से सरकार ने थोक में ट्रांसफर किए और मनमर्जी से ट्रांसफर किए, पैसा लेन देन उसमें बहुत कुछ चला, उनको तत्काल प्रभाव से नष्ट करेगा, ऐसे हम उम्मीद चुनाव आयोग से करते हैं। केदारनाथ धाम सभी की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और अब यहां सियासी गहमागहमी भी बढ़ती जा रही है। इस सीट पर सबसे ज्यादा महिला दावेदार सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ यहां से हरक सिंह रावत भी दावेदारी ठोक रहे हैं। वो कोटद्वार के बजाय केदारनाथ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि बीच में यह भी चर्चा है कि यहां पर बरसों से काम कर रहे शख्स को उम्मीदवार बनाने की मांग हो रही है। भले ही किसी बड़े नेता को यहां से टिकट मिले, उसका विरोध हो सकता है। खासतौर पर केदारनाथ की पूर्व विधायक शैला रानी रावत विरोध कर रही है। अब इच्छुक तो होता ही है, काफ़ी प्रसिद्ध सीट भी है और वहाँ पे परेशानियाँ भी रही, आपदा रही, भूकंप रहा, तो दावेदारी जो बड़े नेता हैं वो तो कहीं से भी जूझ सकते हैं। खासकर केदारनाथ सीट पे तो मैं कहूँगी कि महिलाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त अवसर है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं को अवश्य अवसर देगी। बहुत जुझारू महिलाएं हैं, संघर्षशील हैं
और जरूर हमारे साथ न्याय होगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है, कोरोना धोना नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में चुनाव और रैलियों को स्थगित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, इसलिए चुनाव टालने के लिए नहीं कह सकते। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग विवेक से ही कार्य करेगा और राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश भी चुनाव आयोग ही देगा। कोर्ट ने विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पर संतुष्टि जताई है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज उनके घरों में ही लगाई जाए। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 8 जनवरी को गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 15 जनवरी तक चुनाव रैलियां बंद कर रखी हैं। उम्मीदवारों का नामांकन ऑनलाइन होगा, नॉमिनेशन फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 15 फरवरी को होगी और इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि प्रदेश में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार कोविड के मामलों को रोजाना पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रही है और न ही कोविड की एसओपी का पालन करवाया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं नैनीताल में मौजूद सहारा समय संवाददाता हेमंत से। हेमंत, अगर कोर्ट के फैसले की बात करें यहाँ पर तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी पूरी क्यों? देखिए, याचिकाकर्ता की तरफ से तो ये कहा गया था कि कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है और इसके साथ ही अगर बात करें रैलियों को तो उनको स्थगित करने की बात की गई थी। हालांकि अगर फिलहाल अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो क्या कुछ है? वर्तमान स्थिति है इस वक्त तो यह है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से, चुनाव आयोग से कहा है कि आप इसमें स्वतः संज्ञान ले, जो भी आगे को जो कार्यक्रम होंगे। और उसके साथ साथ जिस तरह से नैनीताल हाईकोर्ट में चुनाव आयोग द्वारा बताया गया 8 तारीख के बाद से जो है 15 तारीख तक पूरी तरह से रैली बंद कर दी गई है। वर्चुअल के माध्यम से कहीं भी जो है कार्यक्रम हो रहे हैं और साथ ही साथ कई अन्य चीजों पर जो है रोक लगा दी गई है। तो ये जानकारी नैनीताल हाईकोर्ट में चुनाव आयोग द्वारा दी गई थी। तो चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि जो चुनाव आयोग को साफ साफ नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है कि आप की जिम्मेदारी है, आप इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए कोरोना की गाइडलाइन से बचते हुए इन जो जितने भी चुनाव जो रैली होनी है उसको करें। उसके अलावा जो है इस मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो 15 फरवरी को नियत की गई है। तो 15 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। फिलहाल जो है चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार ही आगे को जो है यहाँ उत्तराखंड में चुनाव होंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए हेमंत। तो
तो उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र खटीमा में गुरुवार को कोरोना बम फूटा है। यहां कोरोना के 30 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना संक्रमित 3 मरीजों को उनके घरों में ही आइसोलेट कर इलाज शुरू कर दिया है। खटीमा के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही खटीमा में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 10 जनवरी को खटीमा में 257 लोगों की RT-PCR की गई थी, जिनमें से 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज ही हमें 3 पॉजिटिव मिले। हमारी तरफ से उन सभी लोगों को पॉजिटिव है, सभी को होम आइसोलेट किया जा चुका था और हम निरंतर उनकी स्वास्थ्य निगरानी में हैं। लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि आप सार्वजनिक स्थानों से अपनी दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी आपस में जरूर मेंटेन करें। उधम सिंह नगर में अवैध शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक जसपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस अंगदपुर के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक व्यक्ति वहां से भागने लगा, जिसे मौके पर ही पकड़ लिया गया, जिसके पास से 110 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी शराब तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। इनको एक बाइक को देखकर भागने लगी और उन्होंने बाइक फोर्सफुली से रोका। रोकने में उसके पास से 110 लीटर देसी कच्ची शराब मिली और ये भोजपुर डैम का रहने वाला था, बूटा सिंह सनोपाला सिंह, और इसके पास 110 लीटर शराब मिली। उसके खिलाफ मुकदमा करके जेल भेज दिया। तो पहाड़ों की रानी मसूरी के पास जौनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध मरोज त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। माघ के महीने में मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर मान्यता है कि सबसे पहले ग्रामीण अपने देवता को नमन कर घर में बकरी की पूजा की जाती है और फिर बकरे को पानी चावल से स्नान कराया जाता है। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ बकरी की बलि दी जाती है। इसके अलावा इस त्योहार के दिन घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान जैसे गुलगुले, पकौड़े और आदि बनाए जाते हैं और लोग एक दूसरे को अपने घरों में बुलाकर खिलाते हैं। मरोज का त्योहार कई पीढ़ियों से मनाया जा रहा है। इस त्योहार में स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ जमकर जश्न मनाया जाता है। बता दें कि इस पर्व के दौरान पूरे 1 महीने तक हर गांव के पंचायती आंगन के साथ घरों में लोक संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इस खास पर्व को देखते हुए गांवों में कई परिवार पूरे साल भर घर पर बकरों को पालते हैं। पर्व के दौरान यहाँ की अनूठी परंपरा और मेहमान नवाजी पर विशेष जोर रहता है। तो हमारी भी अभी तक परंपरा चली रही है। पहले बर्फबारी ज़्यादा होती थी, 2-2 महीने तक, 1-1 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो तब इसलिए मनाते हैं कि मतलब बैठते उठते थे लोग, गांव के भाई आपस में खाते पीते थे। 2 घंटे किसी घर में बैठ गए, 2 घंटे किसी के घर में बैठ गए, टाइम पास भी हो जाता था। तो 11 महीने कमाते थे, 1 माह के महीने सब लोग भाई बंद बैठ के खाते थे। और इसलिए जो है इसमें सभी रिश्ते नाते वाले सबको बुला के और एक बड़े उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता था। और आज कुछ कम हो गया है, लेकिन फिर भी लोग दोबारा से मना रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हमारे गांव में भी आज मरोज त्योहार मनाया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा